नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज़ गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मर्स। दोस्तों, इंडियन किसान, जो हमारे भारतीय किसान हैं, उनका रियल प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ इवन बिगर दैन द फार्म लॉज, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दिल्ली चलो प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं 2020 के एंडिंग फेज में अभी, और बहुत दिन से चल रहे हैं। लेकिन अगर हम सच में समझने की कोशिश करें कि रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मर्स क्या है, तो वो सिर्फ ये फार्म लॉज नहीं है, सिर्फ वो आज से नहीं चल रहा है, वो ये सालों से चल रहा है। तो इसका रूट प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ग्लोबली हम कहाँ खड़े हैं, अगर हम अपने आप को कंपेयर करें अपने नेबरिंग कंट्री से और सारे अच्छे इकोनॉमी से, तो हम कहाँ खड़े हैं, इन सब पे आज बात करते हैं एंड रियल प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगे इस सेशन से, एंड आपको बहुत एग्जाम्स में और बहुत जीडी सेशंस में कुछ बोलने के टॉकिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे। चलिए दोस्तों, एंड एम्पैथाइज भी करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सो लेट्स बिगिन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मर्स। दिल्ली चलो प्रोटेस्ट होने लगा, 3 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों। दिसंबर मिड में आते आते नवंबर 25, 2020 के आसपास दिल्ली चलो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। पंजाब और हरियाणा के सारे किसान वॉक करके अब या अपने ट्रैक्टर्स में दिल्ली पहुंचने लगे, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी। फार्म लॉज आए थे, मोदी गवर्नमेंट ने फार्म लॉज निकाला था सितंबर में। उसके बाद ये 3 वो फार्म लॉज हैं, नाम भी बड़े क्रिटिकल हैं दोस्तों, लंबे लंबे नाम हैं। जिसके बाद उनको लगता है, मोदी गवर्नमेंट को लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को लगता है वो उनके लिए अच्छा नहीं है, जबकि चाहते दोनों ही हैं कि फार्मर्स का भला हो, लेकिन ये तरीका उनको शायद ठीक नहीं लगता। तो फार्मर्स फेस एन इवन बिगर चैलेंज इज व्हाट द पॉइंट इज, कि अगर हम ये फार्म लॉज को हटा भी दे एक बार के लिए, जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन सबको हटा कर अगर एक बार बात करें, देयर आर इवन बिगर चैलेंजेस ऑफ प्रोडक्टिविटी, द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप एंड द प्राइसेस दैट कंबाइंड इंडियन फार्मर आज भी गरीब है। तो वो इस वजह से है। क्या है समझते हैं। सबसे पहला दोस्तों, अगर आप एक डच फार्मर से कंपेयर करोगे इंडियन फार्मर को इन टर्म्स ऑफ टोमेटो, तो टोमेटो 1 हेक्टेयर लैंड में एक डच फार्मर 20 गुना ज्यादा उगाता है कंपेयर टू एन इंडियन फार्मर। कितना अनप्रोडक्टिव हो रहा है देखिए आप। कुवैती फार्मर का अगर हम पोटैटोज के साथ कंपैरिजन करें तो 1 हेक्टेयर लैंड में इंडियन काउंटर पार्ट से वो 3 गुना ज्यादा कमाता है, और एक चाइनीज फार्मर राइस 2 गुना ज्यादा उगाता है इन हिज ओन फार्म लैंड 1 हेक्टेयर पे। तो सोचिए दोस्तों, हम कितने अनप्रोडक्टिव होते जा रहे हैं। इनफैक्ट इंडियाज यील्ड्स आर अमंग द लोएस्ट फॉर मोस्ट क्रॉप्स व्हेन कंपेयर्ड टू अदर मेजर कंट्रीज। ये चीज, ये एंगल कभी सोचा है कि इंडिया एक्चुअल में बहुत अनप्रोडक्टिव जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, इंडिया यूजेस मोर लैंड, मोर लेबर टू प्रोड्यूस लोअर यील्ड्स। तो इससे होगा क्या? प्राइस तो राइज हो गई, इसके अलावा और क्या हो सकता है? दिस इज द रीजन व्हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। आई होप हमें समझ में आ रहा है दोस्तों। चाइना, कुवैत, डच, हम किसी से भी कंपेयर करें, हम सबसे खराब परफॉर्मिंग है एंड अनप्रोडक्टिव है। आप ये 2 ग्राफ देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आराम से देखिएगा। ये है अनियन, पोटैटो और टोमेटो के लिए, और ये है वीट, राइस और पल्स के लिए। अब पहले हम अनियन देखते हैं। अनियन देखिए दोस्तों, कितना केजी ग्रो होता है 1 हेक्टेयर लैंड में। गुआना में 73,000 किलोज, यूएस में 62, साउथ कोरिया में 57 और इंडिया में 16,784। दिस इज अ पैथेटिक सिचुएशन दैट वी आर इन। इतने अनप्रोडक्टिव है हम, तो प्राइसेस तो राइज करेगा ही। पोटैटो देखिए, पोटैटो हर जगह देखिए, और इंडिया में देखिए 22,500। टोमेटो देखिए, टोमेटो का तो बात ही मत करिए, 5 लाख, 4.5 लाख, नेदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, और इंडिया में है 24,653 केजी 1 हेक्टेयर में। तो हम अगर इतने अनप्रोडक्टिव होंगे तो प्राइसेस तो ज़्यादा हो गई, तो ग्लोबल कंपटीशन से तो हम डरेंगे ही। शायद आरसीपी इसीलिए ज्वाइन नहीं करेंगे, वो दोस्तों थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है। बट कमिंग बैक, वीट, अगर हम वीट भी देखें तो इंडिया का एवरेज है 3,000, वर्ल्ड का हाईएस्ट है 6,800, वर्ल्ड का एवरेज जाता है 3,400 और हम है 3,300 के आसपास। खाली पंजाब है जो 5,000 से ज़्यादा करता है। राइस अगर आप देखोगे दोस्तों, वर्ल्ड का हाईएस्ट है चाइना में 7,000, वर्ल्ड का एवरेज है 4.5, पंजाब है 4 और इंडिया है 2,600 पे। पल्सेस भी आप देखेंगे 1950 कनाडा वर्ल्ड हाईएस्ट 964 एंड इंडिया में 757। कहाँ आगे हैं हम? हर में तो पीछे है, और ये सब तो मेजर क्रॉप्स है, अनियन, पोटैटो और टोमेटो, वीट, राइस, पल्स। और क्या चाहिए आपको? अगर इसमें हमारा प्रोडक्टिविटी इतना डाउन है, इस वजह से आवर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, इज द रीजन व्हाई द प्राइसेस आर हाई। वी कैनॉट compete in the international market, it's obvious.
and that's because Indian farming is so labor intensive and so crop production usually costs more than it does abroad. हम बहुत labor intensive है तो खर्चा भी ज़्यादा आता है, मशीन से हम रिपीटेबल प्रोसेसेस नहीं बना के रखे. प्लस डेवलप कंट्रीज और भी एक काम करते हैं, वो ना क्रॉप प्राइसेस को बहुत आर्टिफिशियल रखते हैं, बहुत आर्टिफिशियल रखते हैं. मतलब क्या, फार्मर को सब्सिडीज दे देते हैं बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हमें भी सब्सिडी दिया जाता है या हमें भी एमएसपी दिया जाता है, कुछ जगह ही जाता है, लेकिन जो भी जाता है वो इंटरनेशनल प्राइसेस पे नहीं होता, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज इट इज हाई है हमारा, तो एमएसपी हमारा उसी तरीके से ऊपर जाता है. आप एमएसपी भी अगर आप कंपेयर करोगे, वीट का एमएसपी देखिए आप रेड लाइन में, और इंटरनेशनल प्राइसेस देखिए. इंटरनेशनल प्राइस तो ऐसे भी डाउन होता है, एमएसपी ऊपर है, उससे भी ऊपर का डिमांड किया जाता है. आप पार्टी में देख लीजिए वही हाल है, मेज में देख लीजिए वही हाल है, वर्ल्ड एवरेज से हम ऊपर ही हैं. और बार्ली में भी देख लीजिए, हम वर्ल्ड का इंटरनेशनल प्राइस जो होता है पर क्विंटल उससे हम ऊपर ही हैं. बट इसके बाद भी फार्मर्स वांट एमएसपी. फार्मर्स को इसके बाद भी एमएसपी चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें बहुत डर है कि अगर, एक और ये भी बात है दोस्तों, even farmers who do not get MSP benefit from it as it keeps market prices higher, they would be without it. मतलब कि MSP होने से एटलीस्ट फायदा ये होता है कि एक लेवल सेट हो जाता है, एक लाइन सेट हो गया. तो अब ये लाइन के नीचे कोई फार्मर को बेचने का मन ना करे, अब बेचना पड़े वो बात अलग है, लेकिन एक लाइन सेट हो जाता है, कम से कम एक लेवल देता है ताकि उसके ऊपर ही बिके, उससे नीचे ना बिके. बिकॉज एक और रीजन क्या है, देयर रिटर्न्स आर ऑल्सो फॉलिंग. आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. फार्मर का अर्निंग एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट इसके अंदर का स्टोरी ये है कि आपका इनपुट एंड लेबर कॉस्ट भी उसी तरीके से बढ़ा है, जिसके वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअल में श्रिंक किया है. ये आपका कॉस्ट था, ये आपका इनकम था पहले. अब आपका इनकम बढ़ा है लेकिन कॉस्ट आपका बहुत बढ़ गया है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया. यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा था. आप अगर ये ग्राफ देखोगे दोस्तों, इनकम पर हेक्टेयर एज परसेंटेज ऑफ इनपुट एंड लेबर कॉस्ट, सो यू विल अंडरस्टैंड कि वीट में इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट एंड लेबर कॉस्ट आज के दिन ये चल रहा है, और ये पिछले 5 साल का, 10-8 साल का ये डेटा है. पार्टी में देखेंगे कम हो गया 41, मेज में देखेंगे 35.6, बार्ली में बहुत बहुत कम. सो अगर इस तरीके से चलेगा तो लास्ट 5 साल में वी हैव एक्चुअली सीन नो इम्प्रूवमेंट, बट देयर इज डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन इन द लास्ट 5 years. तो इस वजह से इनकम्स ड्रॉप किए हैं, एंड यही प्रॉब्लम है. नॉट ओनली आर फार्म रिटर्न्स फॉलिंग, दे वर लो टू बिगिन विथ. अब ये भी एक बात है, फार्मर का रिटर्न्स आज नहीं गिरा है, ये बहुत पहले से ही कम था. आप सोचिए फार्मिंग का कितना कितना प्रॉब्लम्स बताया जा रहे हैं. अगर हम 4 महीने में देखेंगे तो 4 महीना खरीफ का जो क्रॉप होता है उसमें एक एवरेज फार्मर को कितना मिलता है, एक साल में 4,900 रुपया मिलता था 5 साल पहले, 4,600 मिलता है अब, और कम हो गया. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डबलिंग फार्मर इनकम्स बाय 2022. डबलिंग फार्मर इनकम कहां से होगा? फार्मर सुसाइड इतना ज्यादा क्यों होता है? यही तो रीजन है. आप अगर ध्यान से देखोगे तो लास्ट 5 साल में देयर हैज नॉट बीन गुड सिग्निफिकेंट स्टैग्नेशन चल रहा है. तो डबलिंग फार्मर इनकम तो बहुत दूर का ही बात है, और ये फार्मर्स समझ गए. देयर आर टू मेनी फार्मर्स इज द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक. देखिए जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमीज हैं वो सब पहले एग्रीकल्चर से शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं अपने पूरे वर्कफोर्स को वो मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे सर्विसेज में शिफ्ट करते हैं. इंडिया के साथ ये हुआ है कि इंडिया में आज भी इतने बड़े इकोनॉमी होने के बाद भी 41% ऑफ आवर वर्कफोर्स इज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. ये बहुत खराब है. इंडस्ट्रीज 28% के आसपास है और बचा हुआ सर्विसेज है. लेकिन ये बहुत खराब है दोस्तों. यही समझने का बात है कि 16% ऑफ आवर जीडीपी इज व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग. सोचिए 41% ऑफ द वर्कफोर्स कंट्रीब्यूटिंग ओनली 16% ऑफ आवर जीडीपी. कहां से प्रोडक्टिव है ये? दिस लीड्स टू स्मॉलर फार्म्स विद पीपल, लेस मैकेनाइजेशन, lower yields and very thin profit margins, and still people are working. That's why Indian farming is always in crisis. आप दूसरे कंट्री से कंपेयर करिए, चाइना को देखिए, सिर्फ 25% पॉपुलेशन है उनका एग्रीकल्चर में, और वो सिर्फ 7% 7% वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. ब्राजील देखिए 9% पॉपुलेशन, यूएस 1% पॉपुलेशन, यूके 1%, और हमारा 41%, और अनप्रोडक्टिव. अगर प्रोडक्टिव भी हो तो हम काम समझ सकते हैं, लेकिन अनप्रोडक्टिव. और 16% ऑफ जीडीपी वो कंट्रीब्यूट करता है. मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों 15% ऑफ आवर जीडीपी आज के दिन कंट्रीब्यूट करता है, और ये 30-40 साल से ऐसा ही चल रहा है. यू वोंट बिलीव, मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज 15%, एंड ये 30 साल से ऐसा ही चल रहा है. 30-40 साल हो गए. आज हमें इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना चाहिए और एग्रीकल्चर से लोगों को निकालकर मैन्युफैक्चरिंग में डालना चाहिए. ये हमारा नेक्स्ट मुद्दा होना चाहिए.
लेकिन आज का जो कंडीशन है दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर पॉलिटिक्स। व्हाई इज इट वेरी गुड फॉर पॉलिटिक्स? क्योंकि आपको आधा से ज्यादा वर्कफोर्स इंडिया का तो आपको एग्रीकल्चर में मिल जाता है, तो सीधा एग्रीकल्चर का बात करो, आधा लोगों को टारगेट करो, सिंपल बात। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समरी देना हो तो 3 लाइन में समरी क्या है कि इंडियन फार्मर्स आर एज इट इज लो ऑन प्रोडक्टिविटी, दिस लीडिंग टू हाई प्राइसेस। लो प्रोडक्टिविटी होगा तो प्राइसेस हाई हो गई। डिस्पाइट हाई प्राइसेस फार्मर्स वांट एमएसपी। एमएसपी उन्हें फिर भी चाहिए, क्यों? क्योंकि उनका रिटर्न्स बहुत फॉल कर रहा है ऐसे, और रिटर्न्स ऐसे ही कम था, अब रिटर्न्स और फॉल कर रहा है क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है। एंड नंबर 3, देयर आर सो मेनी फार्मर्स, इन्हें निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी सरकार आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फार्म क्राइसिस कहीं जाएगा नहीं। दोस्तों, संदीप सर का ये 5 बिग इश्यूज ट्विटर में लिखा हुआ, 5 बिग इश्यूज इन इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, वो उन्होंने समराइज किया है। पुअर कोऑपरेटिव फार्मिंग, फ्यू मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स एंड मूवमेंट इज डिसेबल्ड, पुअर लैंड रिफॉर्म्स, और ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है दोस्तों, अनस्टेबल एग्री एक्सपोर्ट्स एंड पॉलिसी, एंड पुअर परचेजिंग पावर ऑफ इंडियंस एंड लो वैल्यू एडेड सेल्स। दीज आर द 5 की पॉइंट्स। अगर इनको ठीक किया जाए तब एमएसपी हम हटा सकते हैं, नहीं तो एमएसपी इनको ही बचा के रखा है और कुछ नहीं है, इज व्हाट संदीप सर का भी टेक है। सो ये दोस्तों पूरा रियल प्रॉब्लम था इंडियन फार्मर्स का। इट्स बिगर देन द फार्म लॉज एंड फार्मर्स आर इन डीप क्राइसिस एक्चुअल में। पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स इसलिए वहां पर है क्योंकि वो कम से कम थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। दोस्तों, अगर आप बोलोगे तो कल का सेशन मैं लेकर आता हूं पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में अगर आपको जानना है कि पंजाब किस तरीके से इतना अलग है और क्यों इतना अलग है, और वो कैसे कमाते हैं, कैसे मिडिल इनकम के जितने भी वहां पर मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, इसके बारे में अगर एक सेशन चाहिए तो कल मैं लेकर आता हूं दोस्तों, आपके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको समझ में आया कि रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मर्स क्या है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं 2 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस। सबसे पहला तो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मर्स बताइए, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर से फार्मर्स को मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करें। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि गवर्नमेंट ऐसा क्या कर सकता है कि इनको यहां से यहां शिफ्ट किया जाए। दिस इज सो इंपॉर्टेंट नाउ। आपके क्या टेक है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मर्स क्या है। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम पीटी एजुकेशन, मेक फुल यूज ऑफ देम। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।